अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है that says write the algorithm for binary search and explain how it is more efficient than linear search in terms of time complexity. इसमें जितने क्वेश्चंस दिए आपको उसमें से कोई 4 करने हैं and every question carries 5 marks. ठीक है, so out of all these questions you have to do any 4. तो आपको पहले वाले में क्या करना है, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखना है. तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम इज सिंपल. आप बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम एक्सप्लेन करोगे, यू विल राइट इट डाउन, और उसके बाद आपको बताना है कि वो लीनियर सर्च से कैसे बेटर है. तो उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो बाइनरी सर्च जब आप एल्गोरिथम लिखोगे तो यू विल टेल कि बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है उसमें आपकी लिस्ट हर बार हाफ में डिवाइड हो जाती है. एंड सिंस इट्स डिवाइडेड इनटू हाफ एवरी टाइम, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथम फॉर्म में आती है ना. सो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आती है O log n फॉर्म में बाइनरी की, और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O of n. सो अगर n 100 है दैट मीन्स मैक्सिमम यहाँ पर 100 टाइम्स आपका लूप चलेगा, जबकि इसमें log बेस 200 टाइम्स चलेगा विच इज हार्डली लेस देन 10 टाइम्स. ठीक है, सो वो आप यहाँ पर कंपेयर करके बता सकते हो. Then you have another question, define hashing. Explain any two collision resolution techniques used in hash tables. तो पहले आपको हैशिंग टेक्निक एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, सो हैशिंग में क्या होता है, वी हैव अ की एंड दैट की गोज टू अ हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन से डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू या फिर एड्रेस ऑफ वैल्यू जनरेट होता है. तो आप हैशिंग इज अ सर्चिंग टेक्निक विच मेक सर्च फास्टर. तो वो सब आप एक्सप्लेन करोगे. अब फिर बताओगे कि इसमें कोलिजन क्या होता है. सो कोलिजन कब होता है, व्हेन मल्टीपल कीज जनरेट द सेम एड्रेस, है ना. सो मल्टीपल कीज है लेकिन वो सेम एड्रेस जनरेट कर देती हैं, वो सेम लोकेशन को रेफर करती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन. सो कोलिजन रिजॉल्व करने की टेक्निक्स होती हैं, लाइक वी हैव अ डिवीजन बाय एनी प्राइम नंबर. तो उसका जो रिमाइंडर आता है उसके बेसिस पे हम हैशिंग करते हैं. अब ये कोलिजन मतलब ये तो एक हैशिंग की टेक्निक हो गई. सो कोलिजन को रिमूव करने के लिए वो कह रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो डबल हैश फंक्शन, कि अगर एक हैश फंक्शन लगाने से आपके पास कोलिजन हो रहा है तो आप उसके ऊपर एक और हैश फंक्शन लगाओगे विच विल जनरेट अनदर एड्रेस. सो मल्टीपल हैश फंक्शंस वी कैन यूज to remove collision. One option is that, and another option is called chaining option. Chaining option का क्या मतलब होता है कि जैसे ये आपके पास आया कि रिमाइंडर अगर 3 है तो इंडेक्स 3 पे वो वैल्यू स्टोर होगी, पर वहां तो पहले से ही कुछ स्टोर है, तो मतलब कोलिजन हो गया. तो क्या होगा, इसी के आगे एक लिस्ट बन जाएगी, मतलब इसी के आगे एक लिंक लिस्ट टाइप ऑफ थिंग बन जाएगी जिसे हम चेन कहते हैं, विच विल स्टोर ऑल दोज वैल्यूज जिनका रिमाइंडर 3 आता है. So that can be another option for resolving collision. So ये दो examples हो गए. ऐसे आप कोई भी example दे सकते हो, but these are the two majorly used examples for resolving collision and hashing. ये तो बहुत ही typical question है. ये notes में इसके answers हैं भी. Static memory allocation और dynamic memory allocation में क्या difference होता है? तो static is done at the compilation of the program, dynamic is done during the एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना. स्टैटिक के लिए कोई स्पेशल फंक्शन या कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आपको मैलॉक या कैलॉक यूज करना पड़ता है. देन यू हैव टू टेल कि कौन सी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती है. तो जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हमें फ्री भी करनी होती है ना. सो वो जितने भी पॉइंट्स आपके हैं इससे रिलेटेड, और एक छोटा एग्जाम्पल जरूर आप लिख के दिखा सकते हो, इसका बेनिफिट या ड्रॉबैक्स भी बता सकते हो. 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स तो कम से कम होने चाहिए विद एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल को पॉइंट में मत काउंट करना. 5 पॉइंट्स एंड देन एन एग्जाम्पल. Then write a C program to traverse a circular linked list and display all the elements. Again, simple. We have done all these programs, है ना. आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, रिवाइज करो, मुझसे पूछो. I'll explain you all these in the live class, right? But this is a simple code to traverse a circular linked list. तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए हम सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि जो भी हम ट्रेवर्सल का कोड बनाएंगे उसमें पहले से ही स्टार्ट के डेटा को आप प्रिंट कर दो, ताकि हम लूप में, क्योंकि अब ये तो नहीं लिख सकते व्हाइल स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, है ना. तो आपने पीटीआर में स्टार्ट डाला, पहले वाले को ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है हमने, तो अब हम चेक कर सकते हैं कि पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, और पीटीआर को आगे आगे मूव करते जाओ. अब आप जहां पर भी उसको लेके जा रहे हो यहाँ पे स्टार्ट नेक्स्ट डाल देंगे. अब आप पीटीआर डेटा को प्रिंट करते जाओ और आगे मूव करते जाओ. जब आपके पास पीटीआर खुद वापस स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे,
पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट आएगा। तो जब वापस घूम के पीटीआर स्टार्ट पे पहुंच जाए, मतलब सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कवर हो चुकी है, वी नीड टू स्टॉप ओवर दैट। ठीक है। राइट द एल्गोरिथम फॉर अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन यूजिंग अ स्टैक, आल्सो इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग अ स्टैक। इसमें चॉइस बहुत अच्छी है, पर जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसे ही आए। सो देयर कुड बी सम डिफरेंस आल्सो। हो सकता है इस बार आपको 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चंस आ जाए। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम 4 क्वेश्चंस करने थे 5 नंबर के, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार हो सकता है कि 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आ जाए, ये फिक्स नहीं होता है, राइट। बट हाँ, ये है कि जो भी होगा इसमें आपको 20 नंबर का सारे यूनिट्स में से कंबाइंड सिलेबस में से आता है। फिर है राइट द एल्गोरिथम, ये तो आप लिख लोगे, इसको इवैल्यूएट कर दोगे। एल्गोरिथम क्या है कि whenever we find an operand, push it into the stack. Whenever you find an operator, pop the top 2 values and push it in the stack. फिर मल्टीप्लाई आया, पॉप द टॉप 2 values, push it in the stack. फिर ऑपरेटर ऑपरेंड आया तो जस्ट पुश इट इन द स्टैक। डिवाइड आया तो पॉप दीज 2, तो 40, 12/4 is 3, फिर माइनस आया, सो इट शुड बी 37. So that should be your answer. ठीक है। Compare linear and circular queues. Why is circular queue preferred over a linear queue in many applications? So इसमें आप circular और linear queue का difference बताओगे कि linear में array में wastage होती है memory की, front और rear use होते हैं to mark the start and end of it. अगर हमारे पास आगे जगह खाली है, पीछे जगह खाली है, तो वो वेस्ट हो जाएगी। सर्कुलर में कोई वेस्टेज नहीं होते, क्योंकि हम एक एक यूनिट को यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली। और फिर आप उनके एग्जांपल्स बता सकते हो कि सिस्टम में कहाँ पर होते हैं। वैसे तो हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप लिख सकते हो इसके बारे में कुछ भी। ऐसे ही है डिफरेंशिएट बिटवीन फुल, कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रीज विद डायग्राम्स। फुल, कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रीज विद डायग्राम्स, तो आपको इसमें ट्रीज के बारे में डेफिनेशन लिखनी है और एक कुछ भी नंबर्स का एग्जाम्पल लेके यू हैव टू ड्रॉ देयर डायग्राम। ये मैं आपको भेज दूंगी आंसर्स व्हाट्सएप पे, इसको एग्जैक्टली कैसे लिखना है। कंसिडर द बाइनरी ट्री यूजिंग द फॉलोइंग ट्रावर्सल्स। ये एक चीज है जिसकी हमने अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। दैट इज कि ट्रावर्सल दिया होता है और आपको ट्री बनाना होता है। सो यहाँ पर ट्रावर्सल गिवन है, ट्री बनाना है। ठीक है, देखो अब इसमें हमेशा क्या होगा, इन ऑर्डर तो पक्का दिया होगा, ये तो 100% दिया होगा। अब इसके साथ या तो प्री ऑर्डर दिया होता है या पोस्ट ऑर्डर दिया होता है। इन ऑर्डर फॉर श्योर होगा, ठीक है, प्री या पोस्ट में से कोई एक होगा। ये क्यों होता है? प्री या पोस्ट से आपको पता चलता है कि रूट कौन सा है। जैसे प्री है, प्री में सबसे पहला जो नोड है वो रूट होगा। अगर पोस्ट होता तो जो सबसे आखिर में होता वो रूट होता। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला कि भाई ए जो है वो मेरा रूट है। अब इसी ए को आप इन ऑर्डर में ढूंढ लो, यहां पर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ए है वो यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स उसके लेफ्ट में क्या आ गया, जी डी बी ई एच। अब इतने ये 5 हैं, इन्हीं को यहाँ पे लिख लो, पांचों को। तो ये इसका इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है। सिमिलर वे जो इधर बचे, एफ सी आई सी एफ आई। अब प्री ऑर्डर से पता चलेगा कि उस सब ट्री का रूट कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले सी है, मतलब इधर जो रूट है वो सी होना चाहिए। इधर सबसे पहले बी है तो इसका रूट बी होना चाहिए। सो अगले लेवल पे आ गया हमारे पास ये। अब मैंने इसके अंदर देखा सी यहाँ बीच में आ रहा है, सी बीच में आ रहा है, मतलब इसके लेफ्ट में एफ है, राइट में आई है। ये साइड तो पूरी हो गई मेरी। ठीक है, दिस साइड इज कंप्लीट, ये साइड मेरा पूरा हो गया है। अब अगर मैं इसको देखूं तो बी यहाँ पर आ रहा है। सो बी यहाँ पर आ रहा है, मतलब उसके लेफ्ट में जी और डी है। उसके लेफ्ट में जी और डी का इन ऑर्डर ये है, जी और डी का प्री ऑर्डर क्या है, डी जी। सिमिलर वे इस तरफ हमारे पास है ई एच और उनका प्री ऑर्डर भी ई एच ही है। सो एज पर दैट क्या बनेगा हमारे पास, ए, इधर आया बी, इधर आया सी। अब ये आपका प्री ऑर्डर है तो मतलब डी रूट होगा, यहाँ पर ई रूट होगा। सो डी इधर है, ई इधर है। सो यहाँ से बी के इधर आएगा डी और डी के लेफ्ट में आएगा जी। एंड ऑन दिस साइड बी के हमारे पास है ई और ई के राइट में है एच। सी के लेफ्ट में एफ है, राइट में आई है। सो आपको ट्रेवर्सल्स गिवन है और उससे आपने ट्री बनाना है। सो इट कुड बी ईदर वे कि हमारे को ट्री दिया हुआ है, ट्रेवर्सल्स लिखने हैं। ठीक है,
ट्री गिवन है एंड वी हैव टू राइट डाउन दी ट्रेवर्सल्स, और इट इज द अदर वे राउंड. अदर वे राउंड मतलब ट्रेवर्सल्स गिवन है और ट्री बताना है. ठीक है, समझ में आ गया. देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप विद एन एग्जांपल, राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट. सो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखोगे. लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया. लीनियर के अंदर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ. फिर आपको इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखना है. ऑल्सो एक्सप्लेन द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ दिया हो. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. देन है एक्सप्लेन अ स्पार्स मैट्रिक्स विद अ सुटेबल एग्जांपल. तो आप स्पार्स मैट्रिक्स एक्सप्लेन करोगे. अ मैट्रिक्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 0, देन गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट. नाउ एन एरे A1010 इज स्टोर्ड इन मेमोरी विद बेस एड्रेस 1000. ठीक है. अच्छा, इसमें स्पार्स मैट्रिक्स का ना तो कोई एल्गोरिथम पूछा आपसे, ना ही कोई प्रोग्राम पूछा, सिर्फ डेफिनेशन विद एग्जांपल पूछा. ठीक है. उसके बाद आपको एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए कह दिया है. सो आपके पास चॉइस है, आप ऊपर वाला करो या ये वाला करो. सो 10-10 नंबर के हैं. सेकेंड वाले में पूछ लिया है कि एरे है 10-10 साइज का, मतलब आपके पास नंबर ऑफ रोज है 10, नंबर ऑफ कॉलम्स है 10. आपको एड्रेस निकालना है किसका, आई और जे जो है वो 6 और 8 है. A6-8 का, AIJ का. विड्थ है हमारी 4 बाइट्स फॉर बोथ रो मेजर एज वेल एज कॉलम मेजर. ठीक है. तो हमें A6-8 का एड्रेस निकालना है रो मेजर एज वेल एज कॉलम मेजर के लिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो फॉर्मूला क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस, अगर मैं रो मेजर का कर रही हूँ तो हमने कितनी रोज क्रॉस कर ली. ठीक है, कितनी रोज क्रॉस कर चुके हैं हम, आई, उसमें कितने कॉलम्स थे, प्लस जे. ये पूरी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, विड्थ के साथ. ठीक है. सो बेस एड्रेस हमें दिया है 1000 बेस एड्रेस हो गया. आप कौन सी रो में हो, 6 में. हर रो में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स थे, 10. तो 6 into 10 60 plus 8. So this will be 68 into width, which is 4. तो 68 into 4 272 आया. इसको ऐड कर लो. सो 1272 आपका एड्रेस होगा रो मेजर में. और अगर इसको कॉलम मेजर में कर रहे हो तो सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, बेस एड्रेस J into R plus I into width. ठीक है, रेस्ट रिमेन्स द सेम थिंग. तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एंड इट इज वेरी इजी, फ्री के मार्क्स से. ठीक है. देन है राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ सिंगल लिंक लिस्ट. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है. इंसर्ट अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग फंक्शन आपने किया हुआ है. आपको कोड लिखना है, हाउ टू ऐड नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट एंड डिलीट द नोड एट द एंड. सो बिगिनिंग में ऐड करने के लिए नया नोड बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में डाल देंगे स्टार्ट, और स्टार्ट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड नाउ, है ना. डिलीट द नोड एट द एंड के लिए आप सेकेंड लास्ट नोड तक जाओगे. सेकेंड लास्ट नोड पे जाने के बाद लास्ट नोड को फ्री कर देंगे और सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल डाल देंगे सो दैट इट इज रिमूव्ड. सो 5 मार्क ईच. इसको एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ कोड मत लिखना, कोड के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप दोगे. चॉइस थी आपके पास कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट यूजिंग डायग्राम्स विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो आपको ये सारी लिंक लिस्ट के डायग्राम बनाने हैं विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सिंगल लिंक लिस्ट में वी हैव अ स्टार्ट पॉइंटर. सो आप यहाँ पर शो करोगे इसको ऐसे. इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, आपको लगता है कि हाँ आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो इन पेपर्स को आप प्रॉपर सॉल्व करो अपने रजिस्टर में, उसकी PDF बनाओ और मेरे को भेजो so that I can check कि आप कितने अच्छे से पेपर लिख रहे हो. ठीक है. So if you want you can do that. So ये स्टार्ट है. स्टार्ट में हमारे पास नोड का एड्रेस है, लाइक आप एग्जाम्पल में लिख भी सकते हो 714. यहाँ पर वैल्यू होगी, फिर इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, फिर इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा एंड सो ऑन. That is your single linked list. In double linked list you have 2 pointers. एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा. अगेन हर नोड के अब 3 पार्ट्स होंगे. ठीक है. इसके नेक्स्ट में नल होगा, इसके प्रीवियस में नल होगा. स्टार्ट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, एंड विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड. और ये हर नोड अपने से आगे और अपने से पीछे वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा. सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में यहाँ पे जहाँ नल डाल रहे हो सिंगल में, इसमें वापस घुमा के स्टार्ट का एड्रेस डाल दोगे तो सर्कुलर हो जाएगा. हेडर के केस में एक हेड पॉइंटर अलग होता है, वो स्टोर करेगा एड्रेस एक नोड का. यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है.
So that could be the number of nodes or anything extra which is required to be stored, जो कि head node में store कर सकते हो, तो उसे कहते हैं header या फिर grounded linked list. So it is also called as grounded linked list. तो आप header linked list बोलो या grounded linked list बोलो, एक ही बात है. Then comes your question on queues. Explain a double-ended queue with an example. Write a C program to implement a queue using an array that includes basic operations. So आपको double-ended queue की definition देनी है कि भाई इसमें insertion deletion दोनों तरफ हो सकता है. So insertion can be done at the end as well as beginning. Deletion can be done from the end as well as beginning. Although आपको जो प्रोग्राम लिखने के लिए कहा गया है वो नॉर्मल बोला गया है, आपको सिर्फ NQ DQ डिस्प्ले बनाना है, तो आपको सिर्फ एरे यूज करके अपना क्यू का जो कोड है वो यहाँ पर लिखना है. चॉइस में है एक्सप्लेन अ स्टैक विद अ सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब द स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन. ठीक है, आपको एल्गोरिथम लिखना है एज वेल एज ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दी हुई है इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके कैसे दिखा सकते हो, आप यहाँ पर 3 कॉलम बना सकते हो, इनफिक्स, स्टैक एंड पोस्टफिक्स. तो हमारे पास जो भी है a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट c पावर d माइनस e ब्रैकेट क्लोज डिवाइड फिर ब्रैकेट स्टार्ट फिर f फिर उसके बाद है प्लस g माइनस h ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज योर होल एक्सप्रेशन. ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो ऑपरेंड होते हैं वो डायरेक्ट पोस्टफिक्स में जाते हैं, ऑपरेटर गोज टू दी स्टैक. सो ए बी यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस के ऊपर आ सकता है, ब्रैकेट आ गई तो ब्रैकेट कैन बी गो ऑन डायरेक्टली इन द स्टैक. फिर सी आ गया आपके पास, फिर पावर आ गया, पावर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा, फिर डी आ गया, डी इसी के पीछे आ जाएगा. अब आया माइनस. देखो माइनस की प्रायोरिटी आपकी कम है रेज टू द पावर से, सो रेज टू द पावर हैज टू बी टेकन आउट. सो रेज टू द पावर बाहर आ गया एंड सिंस ब्रैकेट है इससे पीछे तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए माइनस स्टैक में चला गया. फिर आपके पास आया ई, तो अब ये बन जाएगा ए बी सी डी पावर ई. नाउ द ब्रैकेट इज क्लोजिंग, तो जब ब्रैकेट क्लोज होती है तो ओपनिंग ब्रैकेट तक जो भी ऑपरेटर्स हैं वो पॉप हो जाते हैं. सो ओपनिंग ब्रैकेट तक जो भी ऑपरेटर्स हैं वो पॉप हो जाते हैं, आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा. ठीक है, फिर आया डिवाइड. अब क्या मल्टीप्लाई के ऊपर डिवाइड आ सकता है, नहीं आ सकता. सो मल्टीप्लाई हैज टू बी टेकन आउट और इसकी जगह पर डिवाइड आ जाएगा क्योंकि प्लस के ऊपर डिवाइड हो सकता है. देन आपके पास ब्रैकेट आ गई तो ब्रैकेट स्टैक में चली जाएगी. फिर आ गया एफ, एफ यहाँ पर आ जाएगा. फिर आया प्लस, प्लस यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे यू कैन जस्ट फिगर आउट बिकॉज देयर इज लेस स्पेस, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ. तो यहाँ पर जी आ गया. अब प्लस और माइनस एक साथ नहीं हो सकते, तो प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा. फिर ब्रैकेट क्लोज हो गई तो हमारे पास माइनस बचा था वो आ गया. आखिरकार जो भी स्टैक में बचा था उसको पॉप कर देंगे, तो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी ए बी सी डी पावर ई माइनस मल्टीप्लाई एफ जी प्लस एच माइनस दिस. तो आप भी इसको सॉल्व करके देखो और बताना मुझे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. और इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो. देखो यहाँ पर भी अगर मैं मैथमेटिकली देखूँ तो सबसे पहले सी रेज़ टू द पावर डी होना चाहिए, सही है, उसमें से e माइनस हो जाना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही. उसके बाद आपका एफ जी ऐड होना चाहिए, उसमें से h माइनस हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही. देन ये सारा जो है ये आपस में डिवाइड हो जाए. ठीक है, फिर वो सारा इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पीछे वाला, फिर वो जाकर आपका ऐड होगा. ठीक है, यही होना चाहिए था नॉर्मली. सो वी कैन क्रॉस चेक इट. फिर आपके पास ये पेपर बहुत इजी है 2025 का. दिस इज वेरी इजी एग्जाम. Explain the AVL tree and binary search tree using a suitable example. Design both the AVL tree and the binary search tree for the following sequence of nodes. Define a graph and explain the different graph types with proper diagrams and real life applications. तो आपको ग्राफ की डेफिनेशन देनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, वो बताना है. डिफरेंशिएट द ग्राफ फॉर्मूला ट्री डेटा स्ट्रक्चर. अच्छा, आपको बताना है कि हाउ ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम ट्री, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर में ही हेरार्किकल और ग्राफ में डिफरेंस बताना है. ऑल्सो डिजाइन द एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ. ठीक है, सो ये ग्राफ वाला तो बहुत इजी है. इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपके पास 7 नोड है तो 7x7 की आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी लाइक दिस. तो अपने आप के साथ तो एडजेसेंट होता ही नहीं है. 1 2 के साथ एडजेसेंट है, 3 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, बाकी किसी के साथ नहीं है. Then 2 is linked with 1 and 3. So 2 is linked with 1 and 3, none other.
then 3 is linked with 1, 2 and 4. 1, 2 and 4, none other. ऐसे ही बाकियों का बना लोगे, ठीक है। ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज गुड। इसमें क्या करना है हमको, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। सो बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 37, यहाँ लिख लेती हूँ, 37, 12, 45, 8, 29, 3, 22, 50, 16 एंड 41, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एक तो होता है बाइनरी सर्च ट्री और एक होता है एवीएल। दोनों में फर्क है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, सबसे पहले आया 37, हमने उसको रूट में ले लिया। 12 आया, देखा इससे छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। 45 आया, इससे बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा। 8 आया, 37 से छोटा है पर वहां तो ऑलरेडी 12 है, उससे भी छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा। 29 आया, 37 से छोटा है लेकिन 12 से बड़ा है। देन यू गेट 3, 37 से छोटा है, 12 से छोटा है, 8 से भी छोटा है तो 8 के लेफ्ट में आ गया। 22 आया, 37 से छोटा है, 12 से बड़ा है, 29 से 22. Then you get 50. It comes here. Then you get 16. 16 is greater than 12, less than 29, less than 22. So 16 comes here. 41 will come over here. So ये आपका क्या बना, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बट AVL ट्री क्या होता है, AVL ट्री इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। सो AVL, देयर वर 3 पीपल, उनका नाम AV और L से स्टार्ट होता था तो उसका नाम AVL ट्री पड़ गया। बट अदरवाइज इट्स अ बैलेंस्ड ट्री। बैलेंस्ड ट्री का मतलब क्या है कि ट्री में किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 2 - 2 नहीं हो सकता। बट बैलेंसिंग फैक्टर होता क्या है, सो आपको हर नोड का क्या कैलकुलेट करना है, बैलेंसिंग फैक्टर। इट इज हाइट ऑफ लेफ्ट subtree minus height of right subtree. So height of left subtree minus height of right subtree को हम बैलेंसिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले आया 37। 37 हमने इंसर्ट किया, वो रूट है तो इसके ना तो लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है तो इट्स 0। फिर आ गया 12, 12 इधर इंसर्ट हो गया, सो इसका बैलेंसिंग फैक्टर बन गया 1 क्योंकि लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट का कुछ भी नहीं है। जैसे ही 45 इंसर्ट होता है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर वापस 0 हो जाता है क्योंकि इधर और इधर एक एक लेवल है। फिर आया 8, अगेन इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 और इसका भी 1 हो गया। फिर आया 29, 29 आएगा इधर, 29 इधर आने से इसका तो 0 हो गया, इसका 1 ही रहेगा। फिर आया 3, जब 3 यहाँ इंसर्ट होगा, इसका होगा 1। अब इसके लेफ्ट में 2 लेवल्स है, इधर एक, इसका भी 1, बट इसका 2 हो गया। सो 1, 2, 3 लेवल्स, ठीक है। हम नंबर ऑफ नोड्स नहीं कर रहे, डिग्री नहीं है, लेवल है। हाइट इज नंबर ऑफ लेवल्स, सो 1, 2, 3 लेवल्स और इधर सिर्फ एक ही लेवल है। सो लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 लेवल्स हो गए, 1, 2, 3 और इधर कितना है 1। सो 3 - 1 is 2, तो मतलब इम्बैलेंस हो गया। अब जब इम्बैलेंस होता है तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है रोटेशन। सो वी नीड टू रोटेट, सो वी आर गोइंग टू रोटेट इट। रोटेट कैसे करेंगे, अब 37 को इधर लाना है तो ये 12 आपका रूट बन जाएगा। 12 बिकम्स रूट, 12 के राइट में 37 आ जाना चाहिए, पर 12 के राइट में तो 29 था, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा जहां पर 12 खुद था 37 के लेफ्ट में। सो 37 के लेफ्ट में 29 आ जाएगा। इधर वाले जो नोड थे वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। इसका प्रोग्राम बनाने को नहीं आता है, आपको ये न्यूमेरिकल ही आ सकता है, ठीक है। सो कि ऐसे बनाकर दिखाओ ट्री। तो आपने क्या करना है, इस नोड को आप देखो ना ऐसे घुमाओगे खुद तो भी ये ऊपर को आता है, ये ऊपर आएगा। तो इसके राइट साइड पे 37, उसके राइट पे 45 है, बट व्हाट अबाउट 29? तो 29 वहां आ जाएगा जहां पे 12 खुद था, दैट इज 37 के लेफ्ट में। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया क्योंकि इसकी हाइट इधर 2 है और इधर भी 2 है, इसका 1 है, इसका 0। देन कम्स योर नेक्स्ट नंबर, अब 22 आ गया हमारे पास। अब 22 देखेंगे हम कहाँ इंसर्ट होगा, 22 आएगा हमारा इधर, तो उसके हिसाब से अब ये हो गया -1, सॉरी ये तो हो गया 1 और ये हो गया -1। 1 - 1 तक तो अभी भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आया 50, 50 विल बी इंसर्टेड है, ये वापस 0 हो गया, ये -1 ही रहेगा। फिर आया 16, अब 16 जब इधर इंसर्ट होगा यहाँ जाकर, तो ये बना देगा इसको कितना 1, यहाँ हो जाएगा 2।
और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा -2। पर पहले हम हमेशा वहां सॉल्व करते हैं जहाँ नीचे 2 हुआ होता है। तो यहाँ पे 2 हुआ है, यू नीड रोटेशन। सो व्हेन वी रोटेट हियर हमारे पास बचेगा 12, 8, 37, 8 के इधर 3 था, इधर रोटेशन हुई है तो यहाँ 22 आ जाएगा और उसके राइट में 29 चला जाएगा, 16 इधर रहेगा, यहाँ पर आ गया 45 और 45 के राइट में है 50। इधर हाइट कितनी है 2, इधर हाइट कितनी है 3। So 2 minus 3 is still -1. Then comes 41. 41 will be inserted here. Still it will remain -1. तो और शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर 2 या -2 कहीं पर हो जाता तो आपको रोटेट करना पड़ता। सो ये रोटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रीज में आपको एक तो, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ये मैं आपको करवाऊंगी। सो एक तो आपको ये एवियल ट्री की प्रैक्टिस करानी है और दूसरा आपको प्रैक्टिस करानी है कि ट्रेवर्सल्स दिए हुए हैं और उस ट्रेवर्सल से ट्री कैसे बनेगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रीज, ठीक है। सो दैट इज इट। ये वाला पेपर तो बहुत इजी था, दिस वाज 2025, लेंदी था लेकिन इजी था, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, बट इट वाज अ लेंदी एग्जाम। तो आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करके काम करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बोला कि मैम वेब प्रोग्रामिंग का भी इजी था लेकिन लेंदी था, सो अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आपको यहाँ पे पूरा रखना पड़ेगा।